वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 11 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स बनेंगे उस पर अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। जो भी पॉइंट होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। और फ्रेंड्स, उससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी 10 अगस्त को डैश में दूसरी पीढ़ी का 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह पानीपत में होगा। हाल ही में भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-2 और एक सहयात्री उपग्रह आज़ादी सैट के साथ केंद्र से उड़ान भरी है। तो इसका कौन से केंद्र से उड़ान भरी है? तो सतीश धवन केंद्र से किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदिरी इंडोनेशिया गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है? गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है। हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था। भारत ने 8 अगस्त को कहा बकलोह में अमेरिका के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास को शुरू किया है? यह हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस पर ईयर किस डेट को मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। प्रश्न था, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण डैश में आयोजित किया जाएगा? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो रेडियो किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। CM योगी ने ये अनाउंस किया है कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसका वर्षगांठ मनाने के लिए जयघोष रेडियो को लॉन्च किया जाएगा। और इसके माध्यम से जो यहाँ की संस्कृति विभाग है उसने यह भी घोषणा की है कि जो भी लोक कला है, प्रदर्शन कला है और क्षेत्रीय व्यंजन है, उन सभी चीज़ों को इस रेडियो के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों तक उन सभी चीज़ों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कौन से चैनल पे आएगा। चलिए, अगर हम देखें काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान के बारे में, पहले इसको काकोरी कांड बोला जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदला है और काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया है। कब हुआ था? 9 अगस्त को हुआ था यह 1925 में। शाहजहाँ से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, वहीं पे बीच में काकोरी पड़ता है जहाँ पे ट्रेन को लूट लिया गया था, जिसमें सबसे मेन जो पर्सन थे इसमें वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र रोहांडी थे। तो इन सभी लोगों को फांसी दे दी गई थी। बाकी जो कुछ लोग बचे थे जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए या सचिंद्र बख्शी हो गए, इन लोगों को काले पानी का सज़ा दिया गया था और फिर 4 साल से 14 साल तक के कैद में भी इन लोगों को रखा गया था। चलिए, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इस एक्शन प्लान से संबंधित थे वे सभी लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, तो इसलिए किया गया था। और इसमें जितने पैसे लूटे गए थे ना, लगभग 4600 रुपये इसमें लूटे गए थे और सिर्फ इतने पैसों के लिए ही इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। उस टाइम में ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसके पास फंड की कमी थी, इस वजह से ये किया गया था। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को कोरिलेट करें तो केरला फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन जाता है। इसके अलावा OTT भी लॉन्च किया है केरला ने, तो पहला राज्य हो जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कुछ और देख लें तो अभी हाल ही में इसने फैमिली हेल्थ कार्ड को जारी करने का घोषणा किया है। यहाँ झारखंड के बारे में देखें तो झारखंड का एक गांव है जामताड़ा, लाइब्रेरी खोला गया है। इसके अलावा अगर कर्नाटका को देखें तो ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दे रहा है। इसके अलावा
3% आरक्षण महिलाओं को भी कर्नाटका के द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड में अभी जनजातीय महोत्सव भी मनाया जा रहा है, झारखंड जनजातीय महोत्सव यहाँ के रांची में। और जो मैंने बताया ना कि झारखंड के जो जामताड़ा ज़िला है वहाँ के हर एक गांव में खोला गया है। और वहीं इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ बन जा रहा है कि जो बिहार का पूर्णिया है वहाँ हर एक पंचायत में लाइब्रेरी खोला गया है। तो ये सारी न्यूज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्नति आवास ऋण किस बैंक से संबंधित है, जो विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? इसको पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को लोन दिया जाएगा। 90% तक लोन देने का ऐसा इसमें वादा किया गया है। 35 लाख तक का होम लोन भी दिया जाएगा और 30 इयर्स लंबी और आसान अवधि यानी कि लंबी अवधि तक के लिए ये दी जाएगी। इसके माध्यम से 9 से 12 लाख तक का लोन दिया जाएगा जो भी ग्राहक को ज़रूरत होगी उन सभी लोगों को। और पंजाब नेशनल हाउसिंग ने उन्नति के तहत एक छोटा सा खंड बनाया है जिसके माध्यम से बहुत ही इजी लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसमें 18 से 19 लाख रुपए तक का अलग अलग ऋण के रूप में दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोरिलेट कर ले तो अभी हाल ही में कुछ बैंक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक ने किस किस तरह का योजना चलाया है। तो अभी HDFC बैंक के द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी योजना चलाया गया था, तो ये याद रखेंगे। और इसके अलावा हरित और सतत जमा भी चलाया गया था HDFC के द्वारा ही। इसके अलावा यहाँ पे LIC ने अभी हाल ही में, ये करंट का है, धन संचय योजना चलाया है RBI के द्वारा। DG साथी को लॉन्च किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम इधर नेक्स्ट प्रश्न को। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप की मेजबानी डैश संस्थान के द्वारा की जा रही है। यह जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के द्वारा करवाया जा रहा है। इस 2022 का यह है, उत्तराकाशी में यह स्थित है। और यह कब से कब तक होगा? 12 से 14 अगस्त 2022 में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें मेन रूप से 250 पर्वतारोही भाग ले रहे हैं और यह 3 दिन तक चलेगा। इसमें उत्तराखंड के 8 जो पर्वतारोही हैं वो भाग ले रहे हैं और इसमें से 5 उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। अगर हम इधर ऑप्शंस को कोरिलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन को कोरिलेट कर लेते हैं एक्चुअली, तो यहाँ बात आती है माउंटेन की। तो अभी हाल ही में यहाँ देख लेते हैं कहीं खाली जगह, हाँ, सहरोज कासिफ, आप लोगों ने नाम सुना होगा सहरोज कासिफ का। तो ये सबसे कम उम्र के K2 को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। इसके अलावा प्रियंका मोहिते जो कि 8000 मीटर का जो भी 5 पहाड़ियों को चढ़ने वाली भारत की पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं। 8000 मीटर की पहाड़ी है, तो ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? इसको जीता गया है आर्या वालवेकर के द्वारा। यह भारतीय मूल की है, इनका एज 18 वर्ष है और इन्होंने इस खिताब को जीता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा हैं ये सौम्या शर्मा और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी इस पे 3rd है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा है, वो 2nd प्लेस पे है और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी ये 3रे स्थान पे है। साथ ही वाशिंगटन की अक्षी जैन मिसेज इंडिया USA को जीता है और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर मिस टीन इंडिया USA को जीता है। चलिए अगर हम यहाँ ऑप्शंस एक्चुअली यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड कॉन्टेस्ट की बात हो रही है तो देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो
ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसमें कौन कौन से लोगों ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। फेमिना मिस इंडिया 2022 इसमें कौन जीता है? सीनी शेट्टी ने इसको जीता है। सीनी शेट्टी का नाम याद रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2022 को जीता है इन्होंने। इसके अलावा मिसेस इंडिया वर्ल्ड को सरगम कौशल ने जीता है। और जो 17वां मिस वर्ल्ड 2021 था, कैरोलिना ने इसको जीता था और इसमें उप विजेता रही थी श्री सैनी जो कि भारत की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? यह 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि जो पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है उसका इनॉग्रेशन आज ही किया जाएगा। तो 10 अगस्त यानी कल किया गया था। जैव ईंधन दिवस को सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता था क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1853 में। 1853 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि मूंगफली के तेल से इंजन को चलाया था, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये भी आप याद रखेंगे, थीम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। और जैव ईंधन क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जैव ईंधन होता क्या है। जैव ईंधन को फार्म वेस्ट, जो भी कृषि का वेस्ट होता है जैसे पराली हो गया या फिर धान या गेहूँ से जो भी उसका वेस्ट पार्ट होता है, तो उन सभी चीज़ों से निकाला जाता है। गन्ने के जूस से, तो इन सभी चीज़ों से निकाला जाता है और इंडिया इस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहा है। पेड़ वगैरह से भी निकाला जाता है, जैसे कि हम देखेंगे कॉर्न रेड्यूसेस हो गया, उसके अलावा शुगर केन रेसिड्यूसेस हो गए, राइस व्हीट स्ट्रॉ हो गए, तो इन सभी चीज़ों से बायो CNG, बायो केमिकल्स, फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, ये इन सारी चीज़ें को बनाया जाता है। भारत कब तक एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा है? तो 20% तक एथेनॉल मिक्स करने का 2025 रखा गया है। हालांकि ये पहले 2030 था, लेकिन अभी जैव ईंधन नीति जो थी उसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि 20% तक जो एथेनॉल मिश्रित करना है पेट्रोल में, उसे 2025 तक ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेंगे। हाल ही में परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसे जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया है और पूरे जम्मू और कश्मीर में जो किसान हैं उनकी जो आय है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उसको बढ़ाने में यह काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बताया था। अगर इसमें हम ऑप्शंस को कोरिलेट कर लें तो गोवा के द्वारा अभी हाल ही में बीच विजिल ऐप को शुरू किया गया था और जम्मू कश्मीर की एक और फेमस स्कीम है आवाम की बात, तो ये भी आप याद रखेंगे। केरला के द्वारा मेडिसेप योजना शुरू किया गया था, स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया था, 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें केरला के द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में देख लें तो परय शिक्षालय नाम से एक योजना भी शुरू किया गया था इसके द्वारा। इसके अलावा यहाँ के और स्कीम्स में शामिल है दुआरे राशन और माँ की रसोई, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार को संभाला है? माइक हैंकी ने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में जो भी कार्यभार है उसको संभाला है। माइक हैंकी भारत में नए वाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे और यहाँ पे डेविड जे रेंज के स्थान को यह ले रहे हैं। यहाँ पे बात आ रही है नियुक्ति की, तो कुछ देख लेते हैं। अभी हाल में कौन कौन से देश में किस किस को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो नवीन श्रीवास्तव को अभी हाल ही में नेपाल में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पे अगर हम देख लें हर्ष कुमार जैन, तो ये यूक्रेन के हैं। हम इसलिए इसको बता रहे क्योंकि यूक्रेन और ये बहुत ज़्यादा अभी
न्यूज़ में तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि यूक्रेन में किसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यूक्रेन में अभी हर्ष जैन है, याद रखेंगे। और इसके अलावा रसिया भी है, तो रसिया में कौन है? रसिया में पवन कुमार जी हैं, रसिया पवन जी हैं वहाँ पे। और संजय सुधीर है यूएई में। बात यूएई की करी है हमने, तो एक देख लेते हैं। भारत से बाहर अगर पहली बार कहीं आईआईटी ओपन की जा रही है तो वो यूएई में ही की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा गया है। आइए नेक्स्ट देख लेंगे। बर्मिंघम 2022 के समापन समारोह में कौन से चैंपियन भारत के ध्वजावाहक होंगे? निखत जरीन और अंचल शरद कमल के द्वारा इस ध्वजारोहण समारोह जो होगा, जो ध्वजवाहक किया जाएगा, मतलब जो फ्लैग बेयरर किया जाएगा क्लोजिंग सेरेमनी में, वो निखत जरीन और अंचल कमल के द्वारा किया जाएगा। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था निखत जरीन ने। और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अंचल शरद। इन दोनों के द्वारा अलेक्जेंडर स्टेडियम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समारोपण समारोह होगा जो उसमें ध्वजवाहक किया जाएगा। इसकी जो स्टार्टिंग में ध्वज मतलब झंडा जो लिया गया था, फ्लैग बेयरर किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? जब कॉमनवेल्थ स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पीवी सिंधु और जो मनप्रीत सिंह हैं उनके द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। डैश ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है। FAO के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी के रूप में काम करता है। जो भी किसी भी देश में जहाँ पे फूड भूखमरी वगैरह है तो उसको ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले इसी स्कीम के बारे में देख लेते हैं। उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसको डिजिटल रूप से मैप को रेडी किया जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ पे जो भी फर्टिलाइज़र है उसके उपयोग का जो दक्षता है उसको बढ़ाया जाएगा और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को पोषण मिल पाए। इस परियोजना को ग्वाटेमाला, होंडुरास और मध्य अमेरिका के अन्य देशों में स्टार्ट किया जाएगा। और FAO इथियोपिया में एक मृदा मानचित्रण परियोजना का भी विस्तार करेगा। यह यहाँ पे क्यों किया जा रहा है कि क्योंकि जो 2020-21 का रिपोर्ट आया था उसमें यह देखा गया कि जो अफ्रीका है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा खाद्य असुरक्षा है, वहाँ के लोगों में जो पोषण है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। FAO यूनेस्को मृदा मानचित्र 1961 में लॉन्च किया गया था। अगर हम यहाँ पे FAO के बारे में जानें कुछ, तो FAO यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि विशेष रूप से भूख का मुकाबला करने के लिए, मतलब खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रयास किए जाते हैं उसका नेतृत्व करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यह है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और खाद्य सुरक्षा क्या होती है? खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है ना सभी को सभी समय में, मतलब जितने भी पर्सन हैं उनको सभी को सभी समय में सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण भोजन यानी एक पोषण युक्त भोजन को प्राप्त कराना ही फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। BPSC में तो अक्सर करके ये पूछ लिया जाता है मेंस में कि खाद्य और सुरक्षा क्या है, इसको किस तरह से मतलब सही किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम FAO के बारे में देखें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। अगर आप आसानी से इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो रोम है वहाँ पे ऐसे पास्ता वगैरह जो होता है वहाँ का बहुत ही फेमस होता है, तो ये खाने वाली चीज़ें है, तो फूड भी उसी से रिलेटेड, तो इस तरह से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि रोम के इटली में इसका हेडक्वार्टर है।
इसके अलावा यह 130 से अधिक देशों में काम करता है और इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है, जिसमें 194 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन शामिल है इसमें। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर करंट से रिलेटेड कुछ देख लें तो 2020 में इसने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया था और इसको चिन्हित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। आरबीआई ने विभिन्न मानदंडों का पालन करने पर डैश शहरी सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है? 8 बैंकों पर आरबीआई ने यह जुर्माना को लगाया है। गुजरात के मेहसाना शहरी सहकारी बैंक पे 40 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे बैंक्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे ये लगाया गया है। यह क्यों किया गया है? क्योंकि अपने ग्राहक को जानिए, एक मानदंड होता है उसका पालन बैंकों के द्वारा नहीं किया गया है, तो उसी के लिए इनको यह पनिशमेंट दी गई है और इन पे यह जुर्माना लगाया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो देखना चाहिए हमको। FAO, यहाँ पे बात हो रही थी भूख की। तो भूख यानी कि जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स था 2021 का, उसमें भारत का स्थान 101 था। यह 107 देशों की सूची जारी की जाती है। इसमें 107 देशों की सूची जारी की गई थी जिसमें कि भारत का स्थान 101 है। तो आप गेस कर सकते हो कि भारत में भूख की स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है, कितनी ज़्यादा खाद्य असुरक्षा है और भूखमरी है। इससे अच्छा तो यहाँ पे पाकिस्तान का रैंक देखने को मिला था 92। तो भारत को इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आप प्लीज़ करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, इससे आपका रिवीजन होगा गाइस। अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी। तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमें बताएं अगर आपको कुछ सुधार चाहिए इसमें, तो हम पूरी अपने तरफ से कोशिश करेंगे इसमें सुधार करने की। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।